Good morning, everyone, and welcome to all of you. Today, I am going to explain error detection set 3, and this set is going to be very important for every candidate who is preparing for Army Clerk, Air Force, and Navy examinations, and also for those who are beginners in the field of learning error detection and correction. So, students, the very first question of today's class is she will tell me she will tell you about it when she will come back. The question that is on the screen is she will tell you about it when she will come back. ग्रामर के रूल के अनुसार यदि कोई कंडीशनल कंजंक्शन सिंपल फ्यूचर टेंस के दो पार्ट को जोड़े हुए हो तो कंडीशनल कंजंक्शन के बाद वाले पार्ट को सिंपल प्रेजेंट में रखा जाता है। यानी यह क्वेश्चन टेंस से है तो सी कम्स होगा और आंसर होगा 3। आप रूल जान लें, यदि सिंपल फ्यूचर टेंस के दो क्लॉज किसी कंडीशनल कंजंक्शन से जुड़े हों तो जिस पार्ट में कंडीशनल कंजंक्शन का प्रयोग हुआ हो उस पार्ट को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। अब कई बार क्या होता है, आपको मालूम ही नहीं है कि कंडीशनल कंजंक्शन है क्या। तो कंडीशनल कंजंक्शन के अंतर्गत इफ, अनलेस, अनटिल, टिल, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, इन केस, अनलेस, अनटिल, etc यूज होते हैं। तो जब भी आप इन कंजंक्शन से सेंटेंस को जोड़े हुए पाएं तो चेक करें क्या दोनों फ्यूचर में है। यदि हाँ तो उस पार्ट को क्रॉस करें जो उस कंजंक्शन के ठीक बाद है। कई बार विद्यार्थी गुमराह हो जाते हैं, उन्हें कंफ्यूज कर दिया जाता है और शिक्षक लोग यह बता देते हैं कि पहले वाले को करेक्ट कर देना या बाद वाले को करेक्ट कर देना। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट इस तरह का। कंडीशनल कंजंक्शन के ठीक बाद जो शैल या विल वाला पार्ट आए उसी को करेक्ट करना होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि पहले वाला कि बाद वाला, क्योंकि यह डिपेंड करता है राइटिंग स्टाइल पर। हम चाहें तो इसे पहले लिख दें कि व्हेन शी विल कम बैक शी विल टेल यू अबाउट इट। तो इस तरह से आप सीखें। अगला प्रश्न आपके सामने, ही टोल्ड मी दैट ही अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी। ही टोल्ड मी दैट ही अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी आंसर 2 होगा और इसे करेक्ट करने के लिए हमें अवेल्ड के साथ रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होगा। ही अवेल्ड हिमसेल्फ और तब ऑफ प्रेपोजिशन लगाना होगा, क्योंकि अवेल के साथ हमेशा ऑफ लगता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, और बीच में रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना अनिवार्य है। ऐसे जो महत्वपूर्ण शब्द हैं मैं उन्हें लिख दे रहा हूं, आप याद करेंगे। एब्सेंट है, अवेल है, प्रेजेंट, हर्ट, एंजवा, रिकॉन्साइल, सेक्रीफाइस, इंट्रोड्यूस। इन सब के बाद या तो हमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम अपने से नहीं कर सकते, हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ ही है, इसलिए हमने यहाँ हिमसेल्फ का प्रयोग किया। वेरी इंपॉर्टेंट यह टाइप है, आप इसे याद करें कि एब्सेंट, अवेल, प्रेजेंट, हर्ट, एंजवा, रेकॉन्साइल, सेक्रीफाइस, इंट्रोड्यूस, प्रोस्ट्रेट छूट रहा था। अगर ये शब्द दिए हुए हैं तो इनके बाद या तो ऑब्जेक्ट आएगा नहीं तो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। यहाँ दोनों ही अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, एक तो यहाँ प्रेपोजिशन गायब था, दूसरा अवेल के साथ हमें रेफ्लेक्सिव को फॉलो करना होता है, तो इसलिए हिमसेल्फ ऑफ लगाने से यह सेंटेंस करेक्ट होगा। इन सबको याद करें, बहुत ज़्यादा प्रश्न इनसे दिया जाता है। इट इज़ 3 हियर एंड द क्वेश्चन इज इट इज़ टाइम शी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। शी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इट इज़ टाइम का,
तो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ प्रॉपर टाइम, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ईटीसी के साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, इसलिए आंसर होगा 2। और शुड हैव डन के बदले हमें सिंपल पास्ट यानी V2 करना होगा, तब हम डिड करें, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। याद करें, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का हम यूज करते हैं। ओके, इट इज़ 4 हियर एंड द क्वेश्चन इज व्हाई ही डिडंट टर्न अप बिफोर द मैजिस्ट्रेट, वह मैजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित क्यों नहीं हुआ। आप देख रहे हैं क्वेश्चन है यहाँ, यानी क्वेश्चन के फॉर्म में यह सेंटेंस है, और जब क्वेश्चन का फॉर्म है तो यहाँ पैटर्न जो है वो गलत है। WH वर्ड के बाद पहले एक्सुलियरी वर्ब होना चाहिए और तब सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट ही है, सी नहीं, ही, और उसके बाद हम नोट लिख सकते हैं, जैसे व्हाई डिड ही नॉट टर्न अप बिफोर द मैजिस्ट्रेट। अब टर्न अप जो है फ्रेजल वर्ब है, इसे आप याद कर लें, उपस्थित होना, टर्न अप हाजिर होना या टर्न अप उपस्थित होना। तो जब क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हो तो WH के बाद पहले एक्सुलियरी वर्ब, तब सब्जेक्ट का प्रयोग करें, नॉट इत्यादि उसके बाद में लिखा जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज 5 हियर एंड द क्वेश्चन इज माई सन लॉस्ट ए 500 रुपीज नोट। यदि दो नाउन एक साथ दिए गए हों तो पहले नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, तो रुपीज़ के जगह रुपी होगा। जब भी दो नाउन एक साथ दिए गए हों, नोट नाउन है, रुपीज़ भी नाउन है, तो जब भी दो नाउन एक साथ दिए गए हों तो पहला नाउन ऑटोमेटिकली एडजेक्टिव बन जाता है या हमें उसे एडजेक्टिव बनाना पड़ता है, लेकिन रुपी का एडजेक्टिव रुपी ही होता है, इसलिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एस हटा दें। रूल क्या है फिर से जान लें कि जब दो नाउन एक साथ दिए गए हों तो पहले नाउन को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं, इसलिए रुपीज़ के जगह पर रुपी होगा। नाउ इट इज़ 6 हियर एंड द क्वेश्चन इज रिशु इज मोर इंटेलिजेंट दैन एनी स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। यह डिग्री ऑफ कंपैरिजन से क्वेश्चन है। मोर इंटेलिजेंट दैन के बाद एनी स्टूडेंट लिखना बिल्कुल गलत है, यानी आपने डिग्री में पढ़ा होगा कि कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों में सिर्फ एनी हम नहीं लगा सकते, हम एनी अदर लगाएंगे, और एनी अदर लगाएंगे तो यहाँ स्टूडेंट होगा। हम इसे चाहें तो ऑल अदर से भी सुधार सकते हैं। जब हम इसे ऑल अदर से सुधारेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा। दो तरीके हैं हमारे पास सुधारने के लिए। आप सीखें कि वाक्य जब कंपैरेटिव डिग्री में हो तो उसके बाद एनी दिखाई पड़े देखते काट दें, या तो एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन होगा, नहीं तो ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन होगा। यही दो तरीके हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज 7 हियर एंड द क्वेश्चन इज गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। इंडीड मीन्स होता है वास्तव में, इनफैक्ट रियली इसका सिनोनिम होता है, इनफैक्ट एंड रियली। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स आप देख रहे हैं, यह एक रोचक किताब है, इंटरेस्टिंग बुक है, एक किताब है। तो यदि यह किताब का नाम है तो वर्ब यहाँ सिंगुलर होना चाहिए। सिंटैक्स से यह प्रश्न हुआ। सिंटैक्स में यह पढ़ाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किताब, फिल्म ETC के नाम के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए गुलिवर्स ट्रैवल्स, चूंकि यह एक पुस्तक का नाम है, इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। ओके, नाउ इट इज 8 हियर एंड द क्वेश्चन इज माई फादर इज वेरी एंग्री ऑन मी बिकॉज आई हैव फेल्ड इन द एग्जाम। भाई पिताजी तो क्रोधित होंगे ही ना, एग्जाम में बेटा फेल किया है। तो प्रेपोजिशनल एरर है यहाँ, प्रेपोजिशन से यह प्रश्न है। माई फादर इज़ वेरी एंग्री विद मी। अगर आप एंग्री किसी व्यक्ति से हैं तो एंग्री के बाद विद का प्रयोग करें। एंग्री विद, कलम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। एंग्री विद ए पर्सन और एंग्री फॉर सम रीजन,
यानी क्रोधित होने के कारण का वर्णन हो तो आप एंग्री के बाद फॉर लगाएं, पर्सन का वर्णन हो तो एंग्री के बाद आप एट लगाएं, सॉरी एंग्री के बाद आप विथ लगाएं, और यदि आप किसी के व्यवहार इत्यादि से नाराज हैं तो एंग्री एट समथिंग, ही वॉज एंग्री एट योर बिहेवियर। तो ये 3 प्रेपोजिशन आप ध्यान में रखेंगे, एंग्री विद, एंग्री फॉर, ये दोनों ज़्यादा यूज होते हैं, इसका यूज बहुत ही कम होता है। तो यहाँ एंग्री के बाद मी था, पर्सन था, इसलिए ऑन गलत था, ऑन की जगह हमें विद का प्रयोग करना हुआ। आगे बढ़ते हैं। 9 आपके सामने, द फर्स्ट लॉकडाउन ऑफ 2021 वॉज बिटवीन 21 मार्च टू 20 अप्रैल। अब यह कंजंक्शन से क्वेश्चन है, आप याद किए होंगे आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है, वैसे ही बिटवीन या बोथ के साथ एंड लगता है। जैसे आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, ऑल्दो या दो के साथ येट, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ देन, वैसे ही बिटवीन या बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है। तो यहाँ जो टू लगा हुआ है यह बिल्कुल गलत है, इस टू के जगह पर हमें एंड का प्रयोग करना होगा। पेयर्ड कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन याद करना होता है, आप सभी याद कर ले, मैंने लगभग बोल ही दिया है। ओके, इट इज 10 हियर एंड द क्वेश्चन इज, यू नो इट वेल दैट यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मी। तुम यह भली तरह जानते हो कि तुम मुझसे अधिक तेज हो। सुनने में तो अच्छा लगता है, हिंदी निकालने में भी अच्छा लगता है, बट रूल कहता है, आंसर होगा 3। रूल कहता है यहाँ पर, क्या ट्रिक है इसका, कि एज या दैन के बाद नॉमिनेटिव केस का यूज करें। एज या दैन के बाद नॉमिनेटिव केस का यूज करें, इसलिए यहाँ पर आई लिखना होगा। एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि तुलना यहाँ दो सब्जेक्ट के बीच में हो रही है ना, यू आर मोर इंटेलिजेंट, तो एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट कैसे, यह जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी और ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होगी। यहाँ दो सब्जेक्ट्स थे, तो दो तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 11 हियर। एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव टू सबमिट देयर डॉक्यूमेंट्स टिल 30 जुलाई। यह क्वेश्चन प्रोनाउन चैप्टर से है। यदि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी का प्रयोग हुआ हो तो डेटरमाइनर यानी पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हमें हिज या हर का प्रयोग करना होता है। हिज या हर का प्रयोग करना होता है, देयर का बिल्कुल नहीं। तो आंसर 2 होगा। आप याद करें कि यदि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी का यूज हुआ हो तो ये पजेसिव एडजेक्टिव यानी डेटरमाइनर के रूप में हम हिज या हर का ही यूज करेंगे, किसी और का नहीं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई, यू एंड ही शुड हैव हेल्प्ड देम। यह क्वेश्चन भी प्रोनाउन से है और आंसर होगा 1। यहाँ बात हेल्प करने की हो रही है, यानी बात जो हो रही है वो नॉर्मल है, अपराधिक नहीं है। तो जब बात अपराधिक नहीं है, सिंपल एक्टिविटी की यदि चर्चा हो रही हो, 231 का प्रयोग सिंपल एक्सप्रेशन के लिए या सिंपल एक्टिविटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं। सिंपल एक्टिविटी की चर्चा अगर वाक्य में हुई हो तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन और अंत में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तो सिंपल बात है, इसलिए पहले होगा यू, तब होगा ही एंड आई, ऐसे लिखना होगा। ये पूरा पार्ट गलत है। अब यदि क्रिमिनल एक्टिविटी की चर्चा हो रही हो, आपराधिक गतिविधि की चर्चा हुई हो, तब 123 में हमें लिखना होता है। क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए 123 यानी सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, तब सेकंड पर्सन और अंत में थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। सिंपल एक्टिविटी के लिए सबसे पहले सेकंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन और अंत में फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं। तो आंसर 1 होगा। इस सब कंसेप्ट आपको
याद करना चाहिए। जो भी ये ट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूँ आप याद करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने क्या फील किया, क्या लाभ हुआ आपको यह वीडियो देखने से, ज़रूर कमेंट करके बताएं। It is 13 here and the question is, most of the countries of the world has experienced COVID-19। हम यहाँ ऑफ लिखें तब भी सेंटेंस सही होगा, इन लिखें तब भी सेंटेंस सही होगा। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज होने लगते हैं कि ऑफ होगा कि इन होगा। आप जान लें कि दोनों होगा, जो लिख दिया गया हो वही होगा। अब आप ध्यान दें सब्जेक्ट पर। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आपका सब्जेक्ट है, अधिकाधिक देश, विश्व के अधिकाधिक देश यानी कंट्रीज आपका सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल होना चाहिए, यानी यह प्रश्न सिंटैक्स से है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के अधिकाधिक देशों ने कोविड-19 का अनुभव किया है। तो हैज नहीं होगा, हैव होगा। आंसर 3, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। सिंटेक्स का सबसे पहला रूल यही होता है और वही यहाँ काम कर रहा है। इट इज 14 हियर एंड द क्वेश्चन इज, द टीचर बीट यू एंड आई फॉर द मिस्टेक कमिटेड बाई हिम। मिस्टेक के लिए कमिट का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है, यहाँ कोई एरर नहीं है। द टीचर बीट, बीट एक प्रिंसिपल वर्ब है, बीट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाला यू ऑब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा, तो जब कोई ऑब्जेक्ट एंड से जुड़ रहा है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट ही लेगा, एक तरीका जानने का। दूसरा, किसी प्रिंसिपल वर्ब के बाद नोमिनेटिव केस अगर कहीं भी दिखाई पड़े तो आप उसे काटें, वह बिल्कुल गलत है, और उसके ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करें, यानी आंसर होगा 1। प्रिंसिपल वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाले प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रखा जाता है और इसलिए यह गलत था, यहाँ आई दिया गया था, होना क्या चाहिए, मी। ओके, इट इज 15 हियर एंड द क्वेश्चन इज, ही मेड मी टू रियलाइज माई मिस्टेक। उसने मेरे गलती का एहसास मुझे करवाया। तो ही मेड मी टू रियलाइज, यह क्वेश्चन इन्फिनिटिव चैप्टर से है, यानी वर्ब चैप्टर से है। ट्रिक आप याद करें, यहाँ ट्रिक याद नहीं होने से यह नहीं बनता है। यदि लेट, मेक, प्लीज, बीड, सी, हियर या वॉच का प्रयोग वर्ब के रूप में हुआ हो तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, देखें ऑब्जेक्ट है, और सीधे बेयर इन्फिनिटिव आता है। अब बेयर इन्फिनिटिव मतलब होता है बिना टू का वर्ब, यानी इनके बाद आप टू का प्रयोग किए बिना वर्ब का यूज करें। तो यहाँ क्या हुआ है, टू का प्रयोग, इसलिए टू को हटाइए, सेंटेंस सही हो जाएगा। ही मेड मी रियलाइज माई मिस्टेक, यानी लेट मेक प्लीज बीड सी हियर वॉच के बाद जब भी ऑब्जेक्ट आया हो तो आप बेयर इन्फिनिटिव अर्थात V1 का प्रयोग करें, आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। इन्हें याद कर लें, बहुत ज़्यादा प्रश्न इनसे आते हैं। ये सारे ट्रिक यदि आप याद रखते हैं तो इजीली आप किसी भी कंपटीशन को पास कर सकते हैं। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी क्लर्क तो बहुत ही सरल होता है। ये सारे ट्रिक्स बड़े बड़े एग्जामिनेशन में भी दिए जाते हैं। थोड़ा उसमें क्वेश्चन जो होते हैं उनका आकार बड़ा कर दिया जाता है, एंड बट बिकॉज सो देयरफॉर जोड़ जोड़ कर लंबा चौड़ा बना दिया जाता है। ओके, इट इज 16 हियर एंड द क्वेश्चन इज, एज एन आर्टिस्ट राहुल इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन राकेश। थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न है। यदि किसी वाक्य में 2 डिग्री का यूज हुआ हो तो हमें दोनों डिग्री के साथ यूज होने वाले एडवर्ब का ध्यान रखना होता है। जैसे बेटर के साथ दैन एडवर्ब आता है, दैन एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है, यह आया हुआ है, यानी कंपैरेटिव डिग्री अपने बाद दैन लिया है, यानी यह पार्ट सही है। बट पॉजिटिव डिग्री अपने पहले भी एज लेता है और अपने बाद भी एज लेता है, यह केवल पहले लिया है और बाद में नहीं लिया है, इसलिए गलत है। आंसर होगा एज एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट के रूप में राहुल इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन राकेश,
यानी यदि राहुल राकेश से बेहतर नहीं तो उतना अच्छा है जितना राकेश। तो नियम आपने सुना, फिर से सुन लें। यदि किसी वाक्य में दो अलग अलग डिग्री का प्रयोग हुआ हो तो दोनों डिग्री के साथ यूज होने वाले एडवर्ब्स के प्रयोग का विशेष ध्यान रखते हैं। बेटर के साथ यानी कॉम्परेटिव के साथ देन आएगा, पॉजिटिव के पहले और बाद में आ जाएगा। तो हमें इसका ध्यान रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 17। द वर्कर्स कुडंट हार्डली कंप्लीट ऑल द वर्क। बहुत विचित्र बात है, नॉट भी दे दिया गया और हार्डली भी दे दिया गया। नॉट भी दे दिया गया और हार्डली भी। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली ये नेगेटिव होते हैं। तो जब ये नेगेटिव होते हैं तो ये नॉट कैसे लेंगे? तो या तो इस पार्ट को सुधारने के लिए हम यूज करें द वर्कर्स कुड हार्डली कंप्लीट, द वर्कर्स कुड हार्डली कंप्लीट, यानी कंप्लीट किए बट मुश्किल से कंप्लीट किए। वर्क को जो सारे काम उनको दिए गए थे उनको वे मुश्किल से कंप्लीट कर पाए। अब अगर आप कहना चाहते हैं कि नहीं कर पाए तो आप सीधे लगा दें कुड नॉट कंप्लीट, कुड नॉट कंप्लीट, यानी आपके पास दो ऑप्शन है बट यह बेहतर होगा। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली से काम ऐसा नहीं होता कि हुआ नहीं हुआ, लेकिन कठिनाई से हुआ, नहीं होते होते हो गया। बट नॉट लगा देने से क्या हो जाएगा कि नहीं हुआ, बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। तो हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, लेस्ट, इन सब के साथ आप नॉट का प्रयोग न करें। अनलेस अनटिल के साथ आप नॉट का प्रयोग न करें, ये खुद में नेगेटिव होते हैं। ओके, इट इज 18 हियर एंड द क्वेश्चन इज आई हैव कम हियर विद ए व्यू टू मीट माई डॉक्टर। इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन फ्रॉम जेरंड। यहाँ मीट के जगह पर मीटिंग होगा, मीट के जगह पर मीटिंग होगा। आंसर 3 होगा। क्या कॉन्सेप्ट है? तो कॉन्सेप्ट है कि विथ ए व्यू टू, अब अनेक होते हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं। विथ ए व्यू टू के बाद हमेशा जेरंड आता है, यही कॉन्सेप्ट है। इसमें वर्ब टू बी के बाद यूज होने वाले एकस्टम्ड आते हैं। एडिक्टेड, एकस्टम्ड, यूज्ड, हैबिचुएटेड, उनके बाद भी हमें हमेशा जेरंड का यूज करना होता है। लुक फॉरवर्ड टू आता है, टू बी एवर्स टू आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अभी यही याद करें, विथ ए व्यू टू प्लस जेरंड। विथ ए व्यू टू के बाद हमेशा जेरंड का प्रयोग होगा। ओके, इट इज 19 हियर एंड द क्वेश्चन इज मोर यू थिंक ऑफ इट। थिंक ऑफ के बारे में सोचना बिल्कुल सही है, कुछ गलत ना सोचें कि यहाँ अबाउट क्यों नहीं लगा। थिंक ऑफ का यहाँ ऑफ का हिंदी होता है के बारे में, और थिंक के बाद हियर के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। तो मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स। आप इसके बारे में जितना अधिक सोचते हैं यह उतना ही बदतर हो जाता है। आप देख रहे हैं कॉमा के बाद कंपैरेटिव सेंस है, कॉमा के बाद यूज हुआ कंपैरेटिव डिग्री है, और पहले भी कंपैरेटिव डिग्री यूज हुआ है, यानी यहाँ पैरेलल एक्सप्रेशन वाला ट्रिक काम कर रहा है। तो जब पैरेलल एक्सप्रेशन का ट्रिक काम कर रहा है तो दोनों कंपैरेटिव के पहले हमें द लगाना होगा। जैसे बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है द हायर वी गो द कोल्डर वी फील, द मोर यू हैव द मोर यू वांट। तो इस तरह से पैरेललिज्म का जहां बोध हो रहा हो वहां दोनों तरफ, दोनों कंपैरेटिव के पहले हमें द लगाना होता है, यानी आंसर होगा 1। आगे बढ़ें, प्रश्न आपके सामने 20। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। किसी भी नाउन के बाद यदि ऑफ लगा हो तो उस नाउन के पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है यह, और इस ट्रिक को आप सभी सीखें। कहीं भी नाउन के पहले आप द बिना सोचे समझे लगा दें, यदि उस नाउन के बाद ऑफ लगा हो, नाउन के बाद ऑफ लगा हो
तो आप द लगा दें। 99.9% वाक्यों में यह सही होगा। अब कुछ इडियोमेटिक हैं, कुछ फ्रेजल हैं जिनमें ए लगता है, जो कुछ फिक्स्ड हैं, जैसे ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ कैरेक्टर, इस तरह के कुछ हैं जहां ए लगता है ऑफ रहते हुए भी। वरना 99.9% वाक्यों में आप देखें कि नाउन के बाद ऑफ है तो उसके पहले द अवश्य लगाएं, तो आंसर 2 होगा और द शेक्सपियर लिखने से करेक्ट हो जाएगा। ओके, इट इज़ 21। सब जो क्वेश्चंस का मैंने सेलेक्शन किया है ये सभी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी एग्जामिनेशंस के लिए ये बेस का काम करेंगे, एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेंगे। ऋषिका इज एनफ इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, यानी 2 होगा। अब यहाँ कौन सा रूल कार्य कर रहा है? यहाँ जो कार्य कर रहा है वह है, ट्रिक आप सीखें, एनफ शब्द जो है नाउन के पहले आता है और एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में आता है। याद रहे, एनफ नाउन के पहले आता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में आता है। यहाँ जो शब्द दिया गया है यह एडजेक्टिव है, इसलिए पहले होगा इंटेलिजेंट और तब होगा एनफ। ऋषिका इज एनफ इंटेलिजेंट गलत है, सही होगा ऋषिका इज इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इन प्रश्नों को बनाने के लिए ऋषिका पर्याप्त तेज है। इट इज 22 एंड द क्वेश्चन इज द न्यूज आई हैव रिसीव्ड आर। अब यह जो आर लगा है किसके लिए लगा है? आई हैव रिसीव्ड तो एक अलग पार्ट है जो द न्यूज से आर के बीच दूरी बनाने का काम कर रहा है। आप इस बीच वाले पार्ट को मन ही मन गायब कर दें और तब देखें द न्यूज के लिए आर लगा है, क्योंकि शॉकिंग आई नहीं है, शॉकिंग द न्यूज है। तो जब द न्यूज सब्जेक्ट है तो न्यूज के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगता है। आपको याद करना होगा, न्यूज है, इनिंग्स है, समन्स है, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होता है। विषयों के नाम हैं, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होता है। तो ये सब याद करने की चीज़ें हैं। न्यूज़ के साथ वर्ब सिंगुलर, इसलिए आर नहीं होगा, इज होगा। आंसर 3। मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 23। द क्वेश्चन इज द पुलिस हैज, दोनों क्वेश्चन नाउन से। द पुलिस हैज नहीं होगा, द पुलिस हैव होगा। कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं बट प्रयोग के आधार पर, मीनिंग के आधार पर प्लुरल होते हैं, इसलिए वे वर्ब प्लुरल लेते हैं। जैसे पीपल, पब्लिक, कैटल, स्वाइन, डियर, सीप, वर्मिन, पीजेंट्री, पोल्ट्री, टेनेंट्री, एलिट, इलेक्टोरेट, ईटीसी। ये सभी अभी जो मैंने बोला किसी के अंत में एस नहीं है, फिर भी ये सभी प्लुरल वर्ब ही लेंगे। एलिट हैज आप नहीं लिख सकते, आपको एलिट हैव लिखना होगा। आप जेंट्री के साथ इज नहीं लिख सकते, आपको जेंट्री के साथ आर का प्रयोग करना होगा। तो ये जो भी शब्द हैं, पुलिस, पीपुल, पब्लिक, कैटल, स्वाइन, डियर, सीप, वर्मिन, पीजेंट्री, पोल्ट्री, टेनेंट्री, इन सब के साथ वर्ब हमेशा प्लुरल लगता है, इसलिए 23 का आंसर 1 होगा। अब इन्वेस्टिगेटिंग द केस, यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है बट यहाँ है नहीं। इन्वेस्टिगेट के बाद अगर इनटू लगा दिया जाए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इन्वेस्टिगेट के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनलेस यू डोंट हेल्प हिम ही कैन नॉट पास। अच्छा, कैन भी फ्यूचर सेंस रखता है, तो जब एक तरफ फ्यूचर है तो दूसरे तरफ प्रेजेंट होगा। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ना केवल शैल विल होगा तभी कंडीशनल क्लॉज वाले रूल को फॉलो करेंगे। मैं आपको बता दूं, शैल विल है तब तो फॉलो आपको करना ही है, लेकिन कैन भी दिया हुआ है ना, तो अनलेस अनटिल वाले पार्ट को सिंपल प्रेजेंट में ही रखना होता है। अब सिंपल प्रेजेंट में तो है बट एरर क्या है, तो आपको मालूम है कि अनलेस और अनटिल खुद में नेगेटिव होते हैं। अनटिल और अनलेस खुद में नेगेटिव होते हैं, तो जिस पार्ट में इनका यूज हुआ हो उस पार्ट में हम नॉट, नेवर या नो जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब केवल नॉट हटाने से नहीं होगा, हमें डू नॉट हटाना होगा।
अनलेस यू हेल्प हिम, यदि आप उसकी मदद नहीं करेंगे, ही कैन नॉट पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास नहीं कर सकता है। आगे आंसर 1 होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का, और लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं कहूँगा कि प्लीज़ शेयर करें वीडियो को, नए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जो भी तैयारी कर रहे लोग हैं, जो आपके इष्ट मित्र हैं, जो आपके सगे संबंधी हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, वे भी इन चीज़ों को सीखें। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, बस मोबाइल का डेटा खर्च होना है। तो आप उन तक शेयर करें, शेयर करने से न चूकें। आपके महत्वपूर्ण समय में से थोड़ा सा लगेगा शेयर करने में। वीडियो में कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। सपोजिंग इफ ही नोज द फैक्ट हाउ ही विल रिएक्ट, मानो वह जब फैक्ट की जानकारी करेगा, जब उसे फैक्ट मालूम चलेगा, सच्चाई की जानकारी होगी, तो वह रिएक्ट कैसे करेगा। तो सपोजिंग और इफ एक साथ यूज नहीं होते हैं, या तो आप सपोजिंग का यूज करें, नहीं तो आप इफ का यूज करें, दोनों नहीं, इसलिए मैंने ऑब्लिक दिया। वैसे ही एक्सीड जब यूज हुआ हो वाक्य में जब एक्सीड यूज हुआ हो, तब आप मोर देन का यूज ना करें। एक्सीड का मतलब ही होता है से अधिक होना, इसलिए जब भी एक्सीड के साथ मोर देन दिखाई पड़े तो आप मोर देन को काट दें। डबल शब्द एक ही मीनिंग को व्यक्त करने वाले एक साथ यूज नहीं किए जाते हैं। सपोजिंग और इफ में से कोई एक यहाँ रख लें, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर आगे मैं वीडियो अपलोड करके और आपको नए तरीके के एरर को बताऊंगा। और बहुत सारे अगर आप एरर बनाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश से 750 क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन का मैंने कराया है, आप उन वीडियोस को देखें। स्टैंडर्ड कॉमन एरर मिलेंगे आपको और सिंपल कॉमन एरर्स भी मिलेंगे। ओके, सो विद दैट इट इज़ ओवर नाउ। थैंक यू वेरी मच to all of you.